हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर आप सभी के लेकर आए हैं 8 टॉपिक, हिंदी के सबसे तगड़े वाले 8 टॉपिक लिया। जी हां, इसमें मैंने आपको कुल कितने टॉपिक भी लिए हैं? 8 टॉपिक लिए हैं कर जवाब। और 8 टॉपिक में आपको कितना नंबर मिलेगा सर? 55 नंबर तगड़ा वाला मिलेगा। सबसे पहले, अभी तक आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो यार आप लोग चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके शेयर करिए दबाकर मेरे दोस्तों के साथ। है कि नहीं? कैसे हैं आप सब? करिए। चलो, कह रहे हैं गुरुदेव एकदम चौचक चपुआ मस्त है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी सर तगड़े से कर रहे हैं और ऐसे आप लोग मन लगा के करते जाइए सर, बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। बोर्ड हमारा सर 24 फरवरी शुरू होने वाला है, तगड़ी तैयारी करवाएंगे, चिंता मत करिएगा। सबसे पहले आप लोग सब पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा, आपके लिए सर महाभारत बैच मैंने लॉन्च किया है। 101 रुपए में सर वो सेट मैंने गेस वाले तैयारी किए जो सर एकदम बोर्ड में छपने वाले। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाइए, महाभारत बैच जरूर ज्वाइन करिए। वहां पे पेपर के साथ साथ उसका वीडियो सोल्यूशन है, साथ साथ सेट सभी विषयों के दिए हैं, आप चाहे आर्ट से या फिर साइंस से। तो महाभारत बैच से जरूर जुड़े, ठीक। चलिए सर, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो आपका क्या आएगा सर? ये बहुविकल्पी आएगा। गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी और संस्कृत का पद्यांश और मुहावरे। ये मैंने इतने टॉपिक को लिया। कितने टॉपिक? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यहाँ पे मैंने टॉपिक को पूरा पूरा कलेक्ट किया है। ठीक है ना? इसका पीडीएफ पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल एसके मिशन मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, चलिए सर, सबसे पहले बहुविकल्पी लेते हैं। तो जैसे पेपर में आते वैसे मैं बहुविकल्पी लिया हूँ। यहाँ पे सबसे पहला है, यहाँ पे खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? जो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? सर, हम लोग छंद वर्णन की महिमा को खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानते हैं। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? चंद छंद वर्णन की महिमा को माना जाता है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है सर जी, इसके संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट जी थे। कौन थे भैया? बालकृष्ण भट्ट जी थे। ग वाला प्रश्न है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है सर, मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं जो है किसकी है सर? ये बाबू गुलाब राय की है। एक क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? विधा मतलब क्या होता है सर? प्रकार। यानी कि किस प्रकार की रचना है? तो यह एक संस्मरण है। ध्यान देना, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो यह एक संस्मरण है सर। क्या है? यह एक संस्मरण है। ओके। अगला यहाँ पे प्रश्न है, अंगा वाला प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिएगा। जीवन और दर्शन के रचनाकार है। जीवन और दर्शन के रचनाकार भैया डॉक्टर शंपूरानंद है। डॉक्टर शंपूरानंद कौन भैया? जीवन और दर्शन के क्या है? रचनाकार है। अगला यहाँ पे आपका दूसरे का क वाला प्रश्न है, हरि घास पर क्षण भर के रचनाकार है, अज्ञे जी हैं। सचिदानंद हीरानंद वासयान बोले तो अज्ञे जो है यह हरि घास पर क्षण भर के क्या है जी? रचनाकार है। अगला प्रश्न है, हरियोध जी की कृति नहीं है। कौन सी हरियोध जी की कृति नहीं सर? चित्राधार जो है हरियोध जी की कृति नहीं है। चित्राधार किसकी कृति नहीं है? चित्रा हरियोध जी की कृति नहीं है। चुपते चौबदे भी हरियोध जी की कृति है, फ्री प्रवास भी है, वैदेही वनवास भी है, पर चित्राधार हरियोध जी की कृति नहीं है। याद कर लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक। साहित्य लहरी के रचयिता है भैया। साहित्य लहरी के रचयिता कौन है भैया? सूरदास। सूरदास किसके रचयिता है गुरुदेव? साहित्य लहरी के रचयिता है सर जी, सूरदास। उसके बाद अगला प्रश्न है, नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित है? नौका विहार जो कविता है किस कृति से अवतरित है? गुंजन से है, पल्लव से है, वीणा से या फिर युगांत से? तो ये वीणा से है ना? बता दीजिए कमेंट में किससे है नौका विहार। अगला यहाँ पे सर जी, दूसरा सप्तक का दूसरा सप्तक के कवि है सर जी, इनका प्रकाशन वर्ष आता है। प्रकाशन वर्ष खुद पेपर में आता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सब आता है, याद कर लीजिएगा। तो दूसरे सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र हैं। कौन है भैया? भवानी प्रसाद मिश्र जो है ये दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। अगला आपका सर जी गद्यांश है। गद्यांश सर पेपर में आएगा, ये कितने नंबर का आएगा? ये आपके 10 नंबर के आएगा सर। 5 प्रश्न रहेंगे और तगड़ा वाला गद्यांश सर, एकदम छपने वाला गद्यांश है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना? है क्या यहाँ पे? मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। अब यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है, भौतिक वस्तुओं की सोच रखना कोई गलत बात है। जहां पर आपको भौतिक वस्तुओं की सोच दिखे, कहीं पर अगर भौतिक वस्तु से जुड़ी हुई चीज दिखे, तो समझ लीजिए कि वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लिखा गया है। मतलब
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। और चैप्टर हम और हमारा आदर्श से लिया गया है। अगर आदर्श की बातें की जाए, अब सर कैसे हम बता दिए कि ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है, क्योंकि वो भैया एक वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक का विचार क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक का विचार होता है कि वो चीजों की खोज करते हैं, चाह रखते हैं, कुछ पा लेने की चाह होती है, तभी तो वे वैज्ञानिक बनते हैं। आखिरकार एसी की खोज किए, मोबाइल की खोज किए, तो वैज्ञानिक ही तो थे कि खोज किए थे, है कि नहीं? तो देन वो क्या करते हैं, वो भौतिक वस्तु की इच्छा बहुत ज्यादा रखती है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तु का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वस्व समृद्धि की क्या करता हूँ सर जी, कद्र करता हूँ, क्योंकि यह अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आजादी को बनाए रखने में क्या सहायक है। आप आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए और मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ देखें तो यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, और आपके यकीन से भी क्या है सर जी, परे है। तो ये क्या रहा अपना सर जी, गद्यांश रहा। अब यहाँ सर आपके 5 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा, ध्यान देना, कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। कभी कभी वो पाठ बोल दे, कभी कभी वो शीर्षक बोल दे। क्या बोल दे, शीर्षक बोल दे। कभी कभी वो सीधा बोल देगा कि भैया संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए, संदर्भ लिखिए। क्या लिखिए, संदर्भ लिखिए। मतलब वो एक ही सवाल है, करने के सर जी तरीके अलग है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, या फिर उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कुछ भी बोल दे, केवल एक ही आपको लाइन लिखना है। क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हम और हमारा आदर्श पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन भी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। अगला यहाँ पे है, रेखांकित गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। रेखांकित गद्यांश का आशय स्पष्ट करना है। कुल मिला के कुछ करना नहीं रहता सर, बातों को बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है, वही रेखांकित गद्यांश की व्याख्या कहलाता है। जैसे ये कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे देखिए, खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी भी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें तो यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा। अब इसी को क्या करना, सेम टू सेम उतारेंगे। एग्जामिनर आपको देगा सर कितना नंबर, 1 नंबर। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अपनी भाषा में लिखेंगे तो सर कितने नंबर पाएंगे, 2 नंबर पाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेखांकित पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहता है कि किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, अर्थात काम करते हुए उससे ऊब कर उसे अधूरा नहीं छोड़ देना चाहिए। इसके लिए प्रकृति का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वे कहते हैं कि यदि आप अपने आसपास देखें तो आपको ऐसे प्रकृति के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे जो पूर्ण होते हुए दिखेंगे। यानी प्रकृति अपने काम को अधूरे मन से नहीं करती। आप किसी फूलों के बाग में पहुंच जाइए, वहां आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम ने अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ा। या फिर आप अपने ऊपर की ओर देखें तो आपको यह ब्रह्मांड इस तरह विस्तृत दिखाई देगा जिसका कोई अंत नहीं है, और जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है, भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की क्या मान्यता है। भौतिक समृद्धि के विषय में लेखक की क्या मान्यता है, तो ऊपर देखेंगे इसका आंसर यह भी दिखेगा कि भौतिक जो समृद्धि होती है इसकी क्या मान्यता है। तो सीधा ब्लू लिखेंगे कि मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म यानी भौतिक समृद्धि या अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी है, या फिर ये भौतिक वस्तु की इच्छा रखना क्या है, गलत सोच है। तो मतलब भौतिक समृद्धि बिल्कुल सही है। जब तक हम लोग भौतिक समृद्धि के प्रति सचेत नहीं होंगे तब तक सब गुरुदेव हम लोग बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे ना, तो हमें रखना है। तो आप लिखेंगे भौतिक समृद्धि के महत्व के विषय में लेखक की मान्यता है कि भौतिक वस्तु की इच्छा रखना कोई गलत सोच नहीं है, कोई गलत सोच नहीं है। अगला है यहाँ पे आपका घ वाला प्रश्न, क्या है, लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक और एवं आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए। मतलब जो लेखक के अनुसार मनुष्य के जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं को किस प्रकार स्वीकार करना चाहिए।
तो जहां पे स्वीकार शब्द दिखाई दे वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सोच रही है, उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग रखते हुए जीवन बिता रहा हूँ। ठीक, यानी कि कुल मिला के आप लोग न्यूनतम चीजों को लेकर अपने जीवन को बिताएं, यही कवि क्या हुआ यहाँ पे बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लेखक के अनुसार मनुष्य को जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुओं को न्यूनतम स्वीकार करना चाहिए। अगला यहाँ पे है, भौतिक समृद्धि अपने साथ क्या लाती है, तो भौतिक समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और विश्वास लाती है। मैंने कैसे आंसर दिया, इसका ऊपर देखिए कि भौतिक वस्तु अपने साथ क्या लाती हैं, तो भौतिक वस्तुएं अपने साथ सुरक्षा और क्या लाती हैं, विश्वास लाती हैं। देखिए, लेकिन मैं सर्व समृद्धि की कद्र करता हूं और यह अपने साथ सुरक्षा और क्या लाती है, विश्वास लाती है। तो सर हम ढूंढ ढूंढ के अगर आंसर करेंगे ना तो तगड़ा वाला हम लोग आंसर यहाँ पे दे पाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भौतिक समृद्धि अपने साथ सुरक्षा और क्या लाती है सर, विश्वास लाती है। अगला यहाँ पे आपका चार का सर क्या है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 10 नंबर का है। क्या है यहाँ पे पद्यांश, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुल न इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूकी। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, क्या है यहाँ पे कि उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिख, सब पद्यांश का शीर्षक और क्या लिखना सर जी, कवि का नाम लिखना है। तो इसमें लिखेंगे उपयुक्त पद्यांश साकेत शीर्षक से उत्तरित है और इसके कवि जो है भैया मैथिली शरणगुप्त है। कौन है, मैथिली शरणगुप्त जी है। अगला यहाँ पे है, उपयुक्त पद्यांश में किससे किसका संवाद हो रहा है, तो कैकेयी का राम से संवाद हो रहा है इस पद्यांश में। अगला यहाँ पे ग वाला प्रश्न है, क्या है यहाँ पे, वे ज्वलित भाव किस में जागे थे, तो वे ज्वलित भाव स्वयं कैकेयी में जागे थे। अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना, बस हिंदी लिख देना है, कहां से कहां तक, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। अब इसी को आप बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिए, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कैकेयी की व्यवस्था व पश्चाताप का वर्णन है। कैकेयी अपना अधीर मन लिए प्रश्न पूछती है, क्या मेरे मन के वात्सल्य भाव अर्थात स्नेह का कुछ भी मूल्य नहीं, किंतु हाय आज स्वयं मेरा पुत्र ही मुझे पराये की तरह व्यवहार करता है। अगला यहाँ पे है, पश्चाताप की अग्नि में कौन जल रहा है, तो पश्चाताप की अग्नि में कैकेयी जल रही है। दैट्स ऑल मैटर, काम खत्म। उसके बाद अगला जो टॉपिक मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे कि प्रश्न पेपर बनते हैं वैसे ही मैंने आपको सेम टू सेम टॉपिक यहाँ पे उठाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान देना। क्या यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए, अधिकतम 80 शब्दों में आंसर देना है। 5 नंबर का पेपर में आएगा। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, परिवर्तन बैच में, वहां पे मैंने ऑलरेडी इनको पढ़ा दिया है सभी सभी के, ठीक है ना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव सरगवाल और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये तीनों हैं, मैंने यहाँ पे लिया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। चलिए लिखते हैं सर जी। तो ये एक मिसाइल मैन थे। तो मिसाइल मैन के रूप में भारतीय जनता समेत समस्त विश्व में लोकप्रिय भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को ईस्वी को धनुषकोडी गांव रामेश्वरम तमिलनाडु में एक निम्न वर्गीय परिवार में हुआ था। आर्थिक अभाव में पल रहे कलाम ने अपनी शिक्षा की सारी राह की मुश्किलों का सामना डट कर किया और डीआरडीओ से जुड़कर तदंतर इसरो में, किसमें सर जी, इसरो में मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर भारत को परमाणु शक्ति के तौर पर क्या किया सर, विकसित किया। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भी अपने प्रेरक प्रसंगों तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भावी पीढ़ी खासकर बच्चों से साझा करने का समय निकाल लिया करते थे। ऐसे ही 27 जुलाई 2015 ईस्वी को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, बोले तो मेघालय में, एक व्याख्यान के दौरान हृदयाघात से इनकी मृत्यु हो गई, मतलब इनको दिल का दौरा पड़ गया था। ठीक, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से, जैसे इंडिया 2020, ए विजन फॉर न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी थी, इग्नाइट माइंड्स जो कि एनालाइजिंग द पावर विद इन इंडियन
और आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर इत्यादि कलाम जी की क्या है भैया, कलाम जी की प्रेरणादायक कृतियां हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, वो क्या है सर जी, यहाँ पे खवाला, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द 80 शब्दों में देना है। 5 नंबर का है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और रामधारी सिंधनकर। ये 3 है सर जी सबसे महत्वपूर्ण वाले कवि, और इसमें से मैंने सुमित्रानंद पंत जी का लिया है, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म उत्तराखंड के कुमायूं प्रांत के कौसानी नामक ग्राम में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही कवि हृदय सुमित्रानंद पंत ने उच्च शिक्षा के लिए प्रयागराज का रुख किया और इसे ही अपनी कर्म स्थली बनाया। कर्म स्थली का मतलब है जहां से उन्होंने एक अच्छा काम किया है, उसको क्या कहते हैं, कर्म स्थली कहते हैं। सन 1942 में लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ का निर्माण किया और अरविंद दर्शन का प्रभाव उनके कार्य पर भी पड़ा। और आपने यानी इन्होंने प्रयागराज से रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन भी किया और सन 1950 में पंत आकाशवाणी से जुड़े और विभिन्न राष्ट्रीय पुरस्कारों से पुरस्कृत। पंत ने हिंदी साहित्य में छायावाद की धारा का क्या किया इन्होंने सर जी, प्रवर्तन किया। सन 1977 में प्रकृति का चितेरा यह साहित्यकार स्वर्गधाम को कूच कर गया। कला और बूढ़ा चांद, चिदम्बरा, लोकायतन, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या इत्यादि कृतियों के रचनाकार पंत ने प्रकृति के मानवीकरण को अपने सृजन में सहचरी बनाया। और पंत का काव्य प्रकृति मानवतावाद तथा अंतः चेतनावाद से प्रभावित है और पंत जी की कृतियों में स्थूल के प्रति सूक्ष्म बिंदुओं के चित्रमयी भाषा के साथ स्थान प्राप्त है। ठीक, उसके बाद आपके पेपर में आएगा सर जी कहानी वाला। ये जो कहानी वाला टॉपिक है ये पेपर में सर हर साल रिपीटेड है और एकदम तगड़ा वाला सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सर आएगा क्या, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की सारांश लिखे, अधिकतम शब्द 80 शब्दों में लिखना है। तो बहादुर कहानी का सारांश हेडिंग डालेंगे। बहादुर कहानी का सारांश क्या, मैं आपको ऐसे बता दूं। बहादुर जो है यह नेपाल का 12 से 13 साल का एक नाबालिग लड़का है जो कि अपने माँ के गलत व्यवहार से तंग आकर वो शहर चला आता है अपना घर छोड़कर। शहर में लेखक की पत्नी यानी अमरकांत की पत्नी निर्मला होती हैं जो कि अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई शुभ सुविधा शान को देखकर अपने घर भी एक नौकर रखने का मन बनाती है और बहादुर की ये नौकरी पर रख लेती है, नौकर के रूम में रख लेती है। पहले तो बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं ये लोग, बाद में उसके साथ मारपीट गाली गलौज किया करते थे। और एक दिन तो भैया ऐसा हो गया कि चोरी का इल्जाम लगा दिया, बहादुर तो चोर है। और बहादुर की भैया बहुत दिल को उसका हर्ट कर गया, कहा कि भैया हम तो चोरी किए ही नहीं। और उस दिन उसका किशोर भी बहुत लात घूंचा पीटा था। और फिर कहा, बहादुर कहा कि हम जा रहे हैं, वो भाग गया। फिर ये लोग ढूंढे, मिला नहीं, तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वही है और कुछ नहीं है। तो अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर एक नेपाली बच्चे यथार्थ की कहानी है जिसका बाप मर चुका है और माँ के कर्कश व्यवहार के कारण वह अपने घर से भाग आया है। लेखक अपने किसी रिश्तेदार के माध्यम से बहादुर के घर के काम के लिए मिला था। आरंभ में बहादुर की खूब आवभगत की गई, लेकिन दिन बीतने के साथ इसमें कमी आती गई। लेखक की पत्नी लेखक की पत्नी यानी कि लेखक की पत्नी का किशोर, मतलब लेखक का बड़ा लड़का, यहाँ पे लिख सकते हैं, तो मानो बहादुर को बस पीटने के बहाने ढूंढते रहते थे। बहादुर का बाल मन जब तब आहत होता रहता था, परंतु अगले दिन फिर हंसता खिलता बहादुर पूरे घर के लिए चकरघिन्नी की तरह घूम फिर कर काम करने लगता। एक बार मेहमानों के रुपए खो जाने पर जब वह घर वालों ने बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाकर उससे दुर्व्यवहार किया, तब बहादुर के स्वाभिमान पर चोट पहुंची और एक दिन बिना किसी को बताए बहादुर अचानक घर छोड़कर चला गया। और फिर उसके जाने के बाद सारे घर में मातम छा गया और सारे घर वालों ने अपनी गलती का स्वीकार कर पश्चाताप करने की ठानी, परंतु उस पश्चाताप को स्वीकार करने वाला, उन्हें माफ करने वाला बहादुर जा चुका था और ढूंढे नहीं मिल रहा था। बस यही था। उसके बाद आपका श्लोक आएगा, देखिएगा गद्यांश पद्यांश आता है। मैंने यहाँ पर एक प्यारा सा श्लोक लिया जो कि आपका रिपीटेड है पेपर में। क्या यहाँ पे दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी अनुवाद कीजिए। क्या है, विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशान पर पीड़ानाय खलस्य साधु विपरीत विपरीत मेत ज्ञानाय ध्यानाय च रक्षणाय। अर्थात सबसे पहले संदर्भ, तो प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के सुभाषित रत्नानि पाठ से क्या है, अवतरित है।
एक सुभाषित रत्नानी पाठ से लिया गया है। इसका फिर लिखेंगे सर अनुवाद। अनुवाद में क्या लिखेंगे? दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए। यानी यहाँ पे ना विद्या विवादाय धनम, यानी कि मदाय शक्ति परेशान पर पीड़ानम, यानी कि दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसके विपरीत यानी कि खलस से साधु से लेकर यहाँ तक है, रक्षणा तक है। इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। दैट्स ऑल मैटर। ठीक, अगला आपका नौवां वाला यहाँ पे है। नौवां वाला सर जी क्या है यहाँ पे? निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 2 नंबर का है। सबसे पहला यहाँ पे है अपने पैरों पर खड़ा होना, अर्थात कामयाब होना। क्या होना सर? कामयाब होना। वाक्य प्रयोग, राम के माता पिता बहुत खुश हैं क्योंकि वह नौकरी पाकर अपने पैरों पर क्या हो गया सर जी? खड़ा हो गया। अगला ख वाला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है? उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना अर्थात असंभव काम करना, यानी कि उम्मीद से परे होना। वाक्य प्रयोग, तुम इस काम को नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए यह उल्टी गंगा के बहाने के समान है। अगला प्रश्न है गुलर का फूल होना, अर्थात यहाँ पे दुर्लभ होना। क्या होना? दुर्लभ होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? इस संसार में पहले के जैसे लोगों का मिलना गूलर के फूल के समान है। अगला है मक्खन लगाना, यानी खुशामद करना। वाक्य प्रयोग, उन्हें वे उन्हीं का काम करते हैं जो उन्हें क्या लगाते सर जी? मक्खन लगाते हैं। ठीक, तो ये रहा अपना क्या सर जी? ये रहा अपना सबसे इंपॉर्टेंट वाले 8 टॉपिक क्लास 12 हिंदी 24 फरवरी के लिए मैंने बताया है। ऐसे ऐसे हम लोग पेपर और अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज चलाएंगे ताकि हमारा सर बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी हो जाए। सो प्लीज यार, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और अपने वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा और महाभारत से बैच से जुड़ के वो 7 सेट जरूर रख लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।